हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? सबसे पहले इसको देखते हैं। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमको अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक रिएक्शन देता है। एक तरह से उसको हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं। बट फिर आप लोग कहेंगे कि इनर्शिया क्या होता है? वो भी एक तरह का फ्रिक्शन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी हमने मेंशन कर रखी है। तो टू सरफेसेस रबिंग टुगेदर एट देयर स्टिकनेस causes frictional forces। जब हम दो सतहों को यानी कि दो सरफेसेस को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच क्या होता है? ये देखो इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सतह एकदम चिकनी तो होती नहीं, वहाँ पे जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत हल्का दरार बना होगा, ठीक है। तो वो जब आपस में एक दूसरे के फंस जाते हैं, खांचे जिसको बोल सकते हैं, तो उसके कारण वो वस्तु अ, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, यानी कि जो उसको मूवमेंट दी जा रही है उसको अपोज करती है। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ओके। इसको आप ऐसे भी फील कर सकते हैं, आप अपने हाथों को रगड़िए तो आप पाएंगे कि अगर आप तब थोड़ा सा प्रेशर लगा के रख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको दिक्कत हो रही है, मीन्स फ्रिक्शन की फीलिंग आएगी आपको। सो दिस इज द स्टैंडर्ड definition to surface rubbing, okay। then frictional force, a force, what is a frictional force? घर्षण बल इसको हिंदी में बोलते हैं। तो a force that slows motion or prevents motion from starting मूविंग, यानी कि जब कोई भी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसको जो अपोज करेगा, उसकी गति को धीमा करेगा या गति करने से ही रोकेगा, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। मैंने भी पहले आपको बता दिया था इसको। देन फ्रिक्शनल फोर्स होते कितने टाइप्स के हैं ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं ऑलवेज अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन फोर्स का एक ये कह सकते हैं फंडामेंटल क्वालिटी है कि वो हमेशा गति का विरोध करेगा, अपोज करेगा मोशन का, ठीक है। और ये हमेशा किसके होगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन इंक्रीजेस एज कांटेक्ट प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे जैसे, चूंकि ये कांटेक्ट पे डिपेंड करता है कितना कांटेक्ट हो रहा है, तो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि कांटेक्ट बढ़ने के साथ ही फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा कांटेक्ट बढ़ेगा सरफेस के साथ उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। देन मोर वेट मीन्स मोर फ्रिक्शन, ये भी है। वेट बढ़ने के साथ क्या होगा? उस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ओके। देन सरफेस एरिया डजंट चेंज फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा होगा, सरफेस एरिया डजंट चेंज फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को चेंज नहीं करता है। बट यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं क्या, कि सरफेस जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पे सतह में जो उसका कांटेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और नहीं भी करता है, वो कैसे? इसको भी अभी हम आगे देखेंगे। और हाँ, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे इंटायर द फिजिक्स, ओके। जब जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे इस लेवल का, उसमें हम लोग एफ स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। उसके बाद अभी आगे पढ़ेंगे एफ एस से डिनोट करने लगेंगे, फिर कहीं कहीं के एफ के से डिनोट करेंगे। उसका भी मीनिंग है अपना, उसको भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। देन फ्रिक्शनल फोर्सेस दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन काइनेटिक फ्रिक्शन, और दूसरा कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई वस्तु गति कर रही है, मोशन में है, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। आप नाम से भी समझ सकते हैं, स्टैटिक मीन्स स्थितिक, स्थैतिक, ओके। तो ये जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है उस पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। सो अब यहाँ पे ये देखिए कौन सा बड़ा है, विच इज बिगर। सो इसका आंसर आपको देना है, मैं भी आपको बताऊंगा आगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो विच इज बिगर, इसके लिए हम देख सकते हैं अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे आपकी साइकिल है, स्थिर खड़ी थी, आप एकदम से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर वो साइकिल पहले से मूव कर रही है, फिर आपको उसको मूव कराते रहना है तो उतना फोर्स नहीं लगता जितना स्टार्टिंग में लगा।
तो यहाँ से हम एक मोटा मोटा समझ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो टायर होता है यार, जैसे कि अभी हम साइकिल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्लाइड करता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, वहाँ पे एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग टायर्स के बीच फ्रिक्शन लगता है, तो वो उसकी तुलना में कम होता है। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ, डज द कार स्टॉप फास्टर व्हेन द टायर्स आर लॉक्ड एंड स्लाइडिंग और व्हेन रोलिंग? यानी कि जब वो सरक रहा है, टायर लॉक हो चुके हैं, उस केस में ज़्यादा तेजी से रुकेगी गाड़ी, या जब लुढ़क रहे हैं टायर उस कंडीशन में ज़्यादा तेजी से रुकेगी? तो सिंपल सी बात है, जब वो स्लाइड करेगा तो जल्दी रुक जाएगा। हम लोग ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने का क्या उद्देश्य? उस टाइम पे जो टायर्स की गति होती है उसको रोक दिया जाता है, आपने देखा होगा। ओके, अगर आप बाइक वगैरह यूज करते चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उस केस में भी आप देख सकते हैं, जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, वो रिम पे, अगर साइकिल यूज कर रहे हैं तो रिम पे ब्रेक लगती है, या डिस्क ब्रेक है आपके पास तो डिस्क ब्रेक उस पहिए की मूवमेंट को स्टॉप कर देता है, उस केस में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे स्लाइड होता है, टायर का स्लाइडिंग होती है। अगर बहुत स्पीड में जा रहे हैं तो आप ब्रेक मारे स्पीड में, तो टायर बहुत तेज से स्लाइड करेगा, ठीक है, ना कि रोल करता हुआ तो आप इतना फास्ट नहीं फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो पाता है। देन इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? उसका एक कांस्टेंट होता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है, हर सतह पे अलग अलग तरीके से लगता है, तो उसको एक रिप्रेजेंट करने का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम म्यू बोलते हैं। ये म्यू से, ये म्यू साइन है, और इसको उच्चारित इस तरह से किया जाता है, मीन्स प्रोनाउंसिएट किया जाता है। देन व्हाट इज म्यू एस and mu k? Mu s means coefficient of static friction, mu k means coefficient of kinetic friction, very easy। then coefficient of friction क्या है? ये always 0 and 1 के बीच होगी, ठीक है। और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ये कैसा है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। then decimal percent of force in the normal direction, mu is the percent of weight that turns into friction force। then what is f? अब यहाँ पे देखो, यहाँ से म्यू एफ इक्वल्स टू क्या है, एफ मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एफ कैपिटल एफ नॉर्मल। ओके, इसका क्या मतलब, जो जिस वस्तु पे हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन फोर्स, उसका जो सतह के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर जो उसका कंपोनेंट होगा फोर्स का या वेट का, उससे ही हम उसका फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, जो कि है एफ एन। और उसका मल्टीपल होगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, देन वी कैन कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। लेट्स सपोज एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके, देन फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया इसका वेट, ये हो गया, लेट्स सपोज दिस इज थीटा, then what it will be w cos theta, ओके। एंड ये वाला जो होगा ये होगा हमारा एफ एन परपेंडिकुलर फोर्स, ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम इसको छोड़ देते हैं फ्री, अगर इसको छोड़ देते हैं फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में होगी, वो भी सतह पे, दिस विल बी द स्मॉल एफ, ओके। ओके, अब यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, यूजुअली जस्ट गिवन इन द प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन मटेरियल यूज्ड एंड दियर सरफेस कंडीशन। जो हमारा म्यू होता है वो हमेशा डिपेंड करेगा कि कॉन्टैक्ट सरफेस कैसे है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, ठीक है। सो ये हमेशा वेरिएबल भी होते हैं एक तरह से कह सकते हैं, और एक कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए वो कांस्टेंट रहता है। हर कॉन्टैक्ट सरफेस अलग होता है, बट एक कॉन्टैक्ट किसी एक सरफेस के लिए वो कांस्टेंट होता है। देन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस, सो सिंपल है, जैसे एफ बराबर म्यू के वैसे एफ के बराबर म्यू के इंटू एफ है, सेम फार्मूला। नॉर्मल फोर्स क्या है, फोर्स दैट इज 90 डिग्री टू द सरफेस, इस तरह का सरफेस है 90 डिग्री इधर होगा, इस तरह का सरफेस है 90 डिग्री इधर होगा। तो इसी तरीके से हमेशा वो हमें कौन सा फोर्स लेना है जो 90 डिग्री टू द सरफेस है। अगर फोर्स नहीं डायरेक्ट मिला तो उसका कंपोनेंट हम लोग यूज करेंगे।
So kinetic frictional forces occur when the object is moving, it acts to slow down the motion. हमने बोला अभी इसकी जो मोशन होगा उसका अपोज करेगा कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन उसको मोशन में ही आने से रोकने की कोशिश करेगा। अगर हमारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो क्या होगा, वो मोशन में ही नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा हो जाता है जो हमारे लगा गया फोर्स है तो वो मोशन करने लगेगा। देन फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका देखिए फॉर्मूला ये है, एफ इज इक्वल्स टू लेस आर इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, म्यू टाइम्स ऑफ एन, एन मीन्स नॉर्मल फोर्स। अब ये म्यू एस क्या है? म्यू एस एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई वस्तु स्टेशनरी मोड में है, मीन्स रुका हुआ है, स्टॉपेज फेज में है, तो और वो उसको हमें मोशन में लाना है तो एक मैक्सिमम में फोर्स लगाना पड़ेगा, एक ऐसा मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा जिस फोर्स पे वो स्टार्ट करेगा मूव करना। उसके बाद वो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, उससे कम फोर्स में ही हम उसको मूव कराते रह सकते हैं, कराए रखने में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम फोर्स हम यूज कर रहे हैं उसको मूव कराने के लिए, उसके लिए आवश्यक जो रोक रहा है मूव करने के लिए, जिसके वजह से हमें इतना फोर्स देना पड़ रहा है स्टार्ट में, उसके जो कोफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्थितिक घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक भी इसको बोल सकते हैं। ओके, देन काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब मूव करने लगेगा तो उस टाइम पे लगेगा हमेशा, और उस टाइम पे ये देखो आप इस ग्राफ को समझिए, हमें क्या कर, एक वस्तु ऐसे रखी थी, यही देख लीजिए, इसको हमें मोशन में लाना है तो स्टार्ट में हमें एक फोर्स यहाँ पे लगाया, देखो जीरो से बढ़ना स्टार्ट हुआ, एक फोर्स ऐसा आएगा जहाँ पे ये मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जब वो मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उस फोर्स की वैल्यू कम भी कर दें तब भी वो मूव करता रहेगा। ये देखो, आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसको आप फील करिए, जब आप इसको फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे तो क्या होगा, एक मिनिमम एक फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा आपको जिस पर ये स्टार्ट करेगा मोशन करना, गति करनी। उसके बाद आप फोर्स को अगर कम भी कर देंगे तब भी ये मूव करता रहेगा। इस टाइप के जो ये वाला एरिया में जो यहाँ पे इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोफिशिएंट म्यू एस है, और इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोफिशिएंट म्यू के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मटेरियल के फ्रिक्शन दिए गए हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करना चाहें, वैसे हर क्वेश्चन में दिया रहता है तो नो नीड टू राइट इट डाउन। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा देखो आप फ्रिक्शन किसका है, ग्लास ऑन ग्लास। जब आप दो ग्लास को रगड़ेंगे, आपस में सटा के जब रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, ये देखो 0.94 है। और उसके बाद स्टील ऑन स्टील देख सकते हैं, ये है स्टैटिक में। बट जब आप म्यूके यानी कि गतिक में आएंगे तो गतिक में सबसे ज़्यादा किसका होता है, देखो रबर का है। जब रबर को कंक्रीट पे रगड़ते हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है, लगता है। देन इंस्ट्रक्शंस फॉर, ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एमयू स्टैटिक दिया हुआ है, एमयू के दिया हुआ है यानी कि काइनेटिक, मास ऑफ लाइट बॉक्स, मास ऑफ ब्रिक। ओके, फाइंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फोर्स व्हेन स्टैटिक एंड व्हेन in motion on board. Find both friction resistance and reaction forces. Same for static but not the same thing when in accelerating. This is the question आपको सॉल्व करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कीजिए। इसको अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट में या फिर किसी और स्लाइड में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग वीडियोज में। अभी मैंने किसी भी टॉपिक के कोई खास क्वेश्चंस कराया नहीं सॉल्व, उनको मैं एक साथ स्टार्ट से, जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, जब ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैकेनिक्स का, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, जब मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखें।
नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स, क्योंकि इस जब तक आपको ये डायग्राम बनाने नहीं आएंगे रिएक्शन फोर्सेस के, आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सो देखिए, जैसे आप किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु हमें सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाते हैं। देखिए 90 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, -90। ओके, रिएक्शन फोर्स इज समटाइम्स ऑल फ्रिक्शन बट समटाइम्स नॉट। कभी कभी क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं उसका जो रिएक्शन मिल रहा है वो टोटली फ्रिक्शन की वजह से होता है, कभी कभी नहीं होता है। आप दीवार को अगर धक्का देंगे तो फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप कोई सोचिए गाड़ी गाड़ी खड़ी है, हैवी गाड़ी ट्रक है, उसको आप धक्का दे रहे हैं तो फ्रिक्शन, टोटल रिएक्शन फोर्स जो हो रहा है वो मिल रहा है वो उसके फ्रिक्शन की वजह से। बट अगर कोई मान लीजिए दीवार, अभी मैंने बोला था दीवार, तो दीवार को आप धक्का देंगे तो टोटल फ्रिक्शन नहीं बट फ्रिक्शन भी है और कुछ और भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से हम लोग बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स क्या होता है, एफ पुश प्लस एफ के, जो हमने धक्का दिया और जो हमें फ्रिक्शन प्राप्त हुआ, उसका समीशन करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एफ। और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यहाँ पे जैसे हमें 90 मिला था, ठीक है, और उसमें हमें एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था कितना, 13 न्यूटन का, तो उसमें से इसको घटा देंगे 16 न्यूटन। अब हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं और उस वस्तु का जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो 13 न्यूटन है, ठीक है, और हमने फोर्स लगाया 90 न्यूटन का, तो वो वस्तु किस त्वरण से गतिमान होगी, किस एक्सेलरेशन से गतिमान होगी, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से 90 माइनस 30 करेंगे, 60 आएगा, इसको इक्वल करेंगे एम ए के, और हम वहाँ से ए फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, अभी हमने एक क्वेश्चन जो बोला था कुछ देर पहले, तो बॉक्स एफ एस का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा, 8 न्यूटन, एंड ब्रिक का 40, इस केस में 6 एंड 30। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम होता है किसकी तुलना में, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ से प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व करना है, ए स्लीट इज ट्रेवलिंग, ठीक है, स्लेट इज ट्रेवलिंग 4 मीटर पर सेकंड along the horizontal stretch of snow, the coefficient of kinetic friction is mu k, ठीक है, mu k दिया हुआ है, how far does the sled go before stopping, कितना दूर जाएगा। अब हमें पता है कि स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी 4 है, एंड का 0 है, ठीक है, हमें ये भी पता है म्यू के कितना है, ओके। हमें क्या 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 फाइंड आउट करना है, कितना दूर तक जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो ये रहे कुछ फार्मूले, आपको इनको याद रखना है हमेशा, सिंपल से हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अभी हमने पढ़ा था F बराबर एम ए, ओके। एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या था, म्यू के, या म्यू के जी इंटू एम, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे म्यू के एफ कर लीजिए, ठीक है। ये कैसे आया था, यहाँ पे देखो एफ के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये एफ के क्या है, फोर्स, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू के इंटू एफ इनके, और इसी के कारण हमें क्या मिल रही है, क्या बोल सकते हैं उसको, निगेटिव एक्सेलरेशन बोल लीजिए उसका, मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एम ए सॉरी ए हो जाएगा, और ए किसके बराबर होगा, म्यू के इंटू जी के, तो म्यू के इंटू जी के बराबर होगा, म्यू के वैल्यू में दिया गया है, जी की वैल्यू में पता है, तो हम पे रखेंगे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देन एक्स के लिए क्या करेंगे, वी इक्वल वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 वहां से निकाल सकते हैं हम, ओके। सो एक्स इतना आएगा 0.49 एंड एक्स इक्वल्स टू 16.3, ओके। देन क्या हमें जरूरत है मास की, सिलेंडर के मास की जरूरत पड़ेगी, नहीं, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि हमने देखा भी, देखो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी फाइंड आउट किए। यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप, सभी में जो ये वाला स्टेप है, यहाँ पे देखो m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, देन रियल लाइफ एप्लीकेशन एक देखिए, दिस अप्लाइज टू कार टायर्स इन एक्सीडेंट्स। जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ स्किड मार्क्स दे कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए कार। ठीक, जैसे अभी कोई एक्सीडेंट हो गया कार में, तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसकी गलती है? दो कार आपस में टकराती है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कितना स्पीड से कार आ रहा था। लेट सपोज कोई रेलवे फाटक है, तो वहाँ पे कोई कार कितनी स्पीड से आ रही है, तो यानी कि टकराने से पहले वो कितनी दूर तक स्लिप हुई है, इसकी कैलकुलेशन की जाती है। वहाँ से उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं आराम से। एक्स यहाँ से जब उसको फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक्स हमें पता हो जाएगा, वी और यू में, यू तो मान लो हमें पता ही है, सॉरी वी पता है, जीरो होगा। यू में फाइंड आउट करना होता है, एक्स हम निकाल सकते हैं म्यू के इंटू जी से, उसकी जमीन की क्वालिटी, वहाँ से म्यू के हम अ, उपकरण आते होंगे, उनसे फाइंड आउट किया जाता होगा, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, reaction force to anything trying to start motion. This is static frictional force. Start, just start motion, just to start motion, जो फोर्स की जरूरत होगी उसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ये हमेशा क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ओके, इक्वल एंड अपोजिट टू, ओके, अंटिल रीच मैक्सिमम वैल्यू एंड मोशन स्टार्ट, हमें बोला जस्ट स्टार्ट ही होता है, उसी के लिए जरूरत होता है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो मैक्सिमम फोर्स ही होता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन, सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टार्ट ही करने वाली होती है कोई वस्तु को, तो उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। लास्ट कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट ब्रेक्स व्हेन एफ इज ग्रेट इनफ एंड मोशन बिगिंस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने इसको बोला, इतनी बार आपके सामने भी आया। mu s is a given value, depends on the object and the surface। ये हमेशा सरफेस पे डिपेंड करेगा कि किस चीज़ का बना हुआ है और उस पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स इज यूजुअली जस्ट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मोस्टली मोस्ट केसेस में क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बट समटाइम्स क्या, जब हम इम्प्लाइड सरफेस ले लेते हैं उस टाइम पे वो परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है उसका कह सकते हैं कंपोनेंट कितना होगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। इफ द सरफेस इज नॉट हॉरिजॉन्टल यूज ट्रिग्नोमेट्री, ओके, ऑलवेज। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री मजबूत होनी चाहिए, आई थिंक मैथ्स में हो चुका है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, और उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है। सम कुछ नोट्स हैं, इट इज इजियर टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग देन इट इज टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। किसी वस्तु को गति स्टार्ट कराने से, यानी कि मोशन में लाने की अपेक्षा मोशन में रहते हुए उसको आगे बढ़ाना ज़्यादा आसान होता है। मीन्स अगर आपको साइकिल स्टार्ट करना है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, बट अगर वो पहले से चल रही है तो उसको चलाए रखने में उतना फोर्स नहीं लगेगा। बोथ आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस देन वन। दोनों टाइप के जो फ्रिक्शनल फोर्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो हमेशा एक से छोटे होंगे। इट वाज ग्रेटर देन वन, इट वुड बी इजियर टू पिक द ऑब्जेक्ट एंड कैरी इट देन इट वुड बी then it would be to push it across the flat surface। ओके, अगर ऐसा मतलब हमेशा वन से तो छोटा होता है, बट अगर वन से ग्रेटर देन हो, उस केस में किसी वस्तु को धक्का देके यानी पुश करके ले जाने की अपेक्षा उसको उठा के कैरी करना ज़्यादा ईजी होगा। ओके, ये एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके स्टडी कीजिए, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन फोर्स ड्रैग करने पे गुड फ्रिक्शन की क्या यूज है, देखो होल्डिंग पेन पेंसिल, नेल इनटू वॉल, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, ठीक है, वहाँ पे अच्छा टाइप का फ्रिक्शन। बैड फ्रिक्शन, वियर एंड टियर,
शूज़ टायर से फट जाते हैं, कट फट जाते हैं, ये एक बैड फ्रिक्शन है। एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा ही होगा, हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो फ्रिक्शन के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे क्या हैं देख लीजिए आप लोगों ने, पेन पेंसिल पकड़ना लिखना के काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हवाई जहाज उड़ने के भी काम आता है, ठीक है। एंड देन किसके द्वारा यूज़ किया रिड्यूस किया कर सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स को, बॉल बेयरिंग्स लुब्रिकेंट का यूज़ करके, पाउडर यूज़ कीजिए कैरम बोर्ड में, फ्रिक्शन कम हो जाता है। टायर्स में 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड स्टैटिक। एंड बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन सरफेसेस, ये सबसे बेसिक डिफिनेशन है फ्रिक्शन का, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।